जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र में जो पहली इकाई है भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, उसमें हम वैदिक काल को तो पहले पढ़ा चुके हैं। वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी भारत की, और बौद्ध काल में शिक्षा व्यवस्था क्या थी उसको भी पढ़ चुके हैं। आज हम मध्यकाल यानी जिसे हम मुस्लिम काल की भारतीय शिक्षा प्रणाली कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने आपको पहले पढ़ाई दिया है। मध्यकालीन शिक्षा का उद्देश्य पहले वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम इसका जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समय न नष्ट करते हुए सीधे अपने चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। तो देखो, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी, ये शिक्षा व्यवस्था किन किन पहलुओं से होकर के गुजरती थी, कैसे शिक्षा प्राप्त करने का सिस्टम था, कैसे कैसे आगे इसको बढ़ाया जाता था, और उस सारे पहलुओं को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, यानी जैसे कि आपने देखा है, बिस्मिल्लाह रस्म। ये बिस्मिल्लाह रस्म एक ऐसी रस्म है, जैसे कि वैदिक काल में आपने उपनयन संस्कार देखा था, बौद्ध काल में प्रज्ञा संस्कार देखा था। यानी शिक्षा प्रारंभ करते समय एक निर्धारित आयु पर जो प्रवेश के समय जो संस्कार कराया जाता था, उसे मध्यकाल में बिस्मिल्लाह रस्म कहते थे। बिस्मिल्लाह रस्म जो मध्यकाल था, यानी मुस्लिम शिक्षा में एक शिक्षा प्रारंभ करने का सबसे पहला जो पड़ाव था, इसमें बच्चे को जब उसकी उम्र 4 वर्ष 4 माह 4 दिन यानी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था, तो उसको नए वस्त्र पहना करके मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, और वहां बालक को मौलवी साहब द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना पड़ता था। जब वो कुरान की आयतों को अगर उच्चारित नहीं कर पाता था, तो लास्ट में सिर्फ बिस्मिल्लाह कह देने पर यह मान लिया जाता था कि उसने उस आयत को कह दिया है। इसी के साथ उसे जो है पहला जो शिक्षा प्रदान करने का केंद्र हुआ करता था, मकतब, उसमें उसे प्रवेश दे दिया जाता था। मुस्लिम संस्कृति की बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उपनयन संस्कार और बौद्ध कालीन जो शिक्षा की प्रवज्जा संस्कार से मिलती जुलती है। ठीक है ना। ये क्या है? विद्या आरंभ करने का यानी प्रवेश का, इस्लामी शिक्षा में प्रवेश का एक पहला पड़ाव है बिस्मिल्लाह रस्म। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं, यानी शिक्षण संस्थाएं मध्यकाल में कैसी थी। आपको मैंने बता दिया है कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी, बौद्ध काल में बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में होती थी। इसी प्रकार से मध्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो प्राथमिक शिक्षा मकतब में होती थी। कहाँ होती थी? मकतब में होती थी। और उच्च शिक्षा जो है वो कहाँ होती थी? उच्च शिक्षा जो है ये मदरसे में होती थी, ये मदरसा में होती थी। और प्राथमिक शिक्षा कहाँ होती थी? ये मकतब में होती थी। तो आपको पता हो गया होगा, प्राथमिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसे में कराई जाती थी। जो कि मकतब जो होता था, ये मस्जिदों से जुड़ा हुआ होता था। मस्जिद के मौलवी साहब ही मकतब के अध्यापक होते थे, और वही इसका कार्यभार संभालते थे।
इन मकतबों में मुख्यतः बालक को शब्द ज्ञान कराया जाता था तथा धार्मिक प्रार्थनाएं भी सिखाई जाती थी। मुगल काल में मकतबों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। मकतब की शिक्षा पूर्ण करने के बाद जो छात्र होता था वो मदरसे में जो है अध्ययन के लिए भेजा जाता था। मदरसे में प्रवेश के समय कोई भी संस्कार नहीं कराया जाता था, ये भी ध्यान रखना है। मकतब में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह रस्म अदा की जाती थी, जबकि मदरसे में प्रवेश के लिए कोई जो है संस्कार नहीं कराया जाता था। मदरसों का प्रबंध प्रायः व्यक्तिगत प्रबंध होता था। मुस्लिम समाज के धनी लोग और सम्मानित लोग जो होते थे इसका जो है खर्च उठाया करते थे। ठीक है ना। अगला है पाठ्यक्रम, यानी जैसे कि वैदिक काल का आपने पाठ्यक्रम पढ़ा था, बौद्ध काल का पाठ्यक्रम पढ़ा था, वैसे ही ये जो है मध्यकाल का यानी मुस्लिम काल का पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम यानी करिकुलम में छात्र को लिखना, पढ़ना, साधारण गणित, पत्र व्यवहार, अर्जी नवीसी, अरबी, उर्दू, फारसी आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके साथ साथ जीविकोपार्जन की क्षमता भी विकसित की जाती थी। कुरान को भी कंठस्थ कराया जाता था। इस्लाम धर्म का ज्ञान देकर उनमें धार्मिक तथा नैतिक आचरण संबंधी प्रवृत्ति विकसित की जाती थी। मदरसे जो थे उनमें दी जाने वाली उच्च शिक्षा थी, उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया था। मदरसे में जो मकतब में जो शिक्षा दी जाती थी वो तो साधारण शिक्षा होती थी, लेकिन जो मदरसे में शिक्षा दी जाती थी मकतब के अलावा मदरसे में, वो 2 भागों में बांटी गई थी। एक थी लौकिक शिक्षा, दूसरी थी धार्मिक। क्या थी? धार्मिक। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चे को जो था अरबी, व्याकरण, गद्य साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र तथा कानून, ज्योतिष शास्त्र और गणित, इतिहास, भूगोल तथा यूनानी चिकित्सा के साथ साथ कृषि का भी अध्ययन कराया जाता था। ठीक है। कौन कौन सी चीजों का अध्ययन कराया जाता था लौकिक शिक्षा में? इसमें अरबी शिक्षा, अरबी को, व्याकरण को, गद्य साहित्य को, तर्क शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को, कानून तथा ज्योतिष शास्त्र को, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी तथा चिकित्सा शास्त्र को, इसके साथ साथ कृषि को भी इसमें अध्ययन कराया जाता था। धार्मिक शिक्षा जो थी उसके अंतर्गत कुरान हदीस यानी कुरान की परंपराएं जो थी, फिक यानी धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन कराया जाता था। तो ये सब समझ गए ना पाठ्यक्रम में क्या था? ये लौकिक और धार्मिक 2 प्रकार की शिक्षा थी। लौकिक में अन्य विषयों को पढ़ाया जाता था, इतिहास, भूगोल और सामाजिक विषय जितनी थी सारी चीजों को पढ़ाया जाता था, गणित, साहित्य, चिकित्सा, और उसमें कुरान की जो हदीस थी और फिक्र यानी जो फिक्र जो होती थी उसको कहते थे धर्मशास्त्र, उसका भी अध्ययन कराया जाता था। फिर है शिक्षण विधि। अगला क्या है? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या थी आपको पता होना चाहिए। भाषा यानी किस भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी, लिखित थी या मौखिक थी, ये भी ध्यान रखना है। तो मध्यकालीन शिक्षा भी वैदिक और बौद्ध काल के समान ये जो है मौखिक शिक्षा थी, यानी रटंत यानी स्मरण पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षकगण व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि विधियों की सहायता से शिक्षण कार्य करते थे। छात्रों को स्वाध्याय विधि यानी अपने आप पढ़ने की विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता था। बौद्ध काल की तरह मुस्लिम काल में भी मॉनिटर प्रणाली प्रचलित थी, यानी मॉनिटर वो होता है जिसे उच्च कक्षा का, यानी कक्षा 12 में जो है 12 वाला जो छात्र है वो 10 वाले, 11 वाले, 6 वाले, 5 वाले यानी इन विषयों को यानी इन क्लासों को पढ़ाता था। तो मॉनिटर वो होता था जो ऊंची कक्षा के जो बच्चे होते थे वो अपनी छोटी कक्षाओं को पढ़ाने का कार्य भी इस समय किया करते थे। राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ भी होता था और शिक्षा का माध्यम जो मैंने आपको बताया है वो माध्यम क्या था? अरबी व फारसी भाषा था। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उर्दू के माध्यम से भी दी जाने लगी थी। शिल्प कला के अध्ययन में छात्र करके सीखने का सिद्धांत भी अनुगमन करते थे, यानी करके सीखने का यानी करते हुए सीखना। जो शिल्प कला थी उसमें प्रैक्टिकली, समझ गए ना, प्रैक्टिकल के हिसाब से करके सीखने पर बल दिया जाता था। उसके बाद में अगला है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के साथ साथ अगला आ गया है छात्र अध्यापक संबंध। क्या है? छात्र अध्यापक संबंध। शिक्षण विधि हो गया, अब हम पढ़ेंगे
छात्र अध्यापक संबंध। छात्र अध्यापक संबंध क्या है? जैसे कि वैदिक काल में देखा आपने, जो गुरु शिष्य के संबंध थे, घनिष्ठ थे। बौद्ध काल में भी घनिष्ठ थे, तो मध्यकाल भी इससे पीछे नहीं हटता है। यहाँ भी छात्रों के और अध्यापकों के संबंध भी घनिष्ठ हुआ करते थे। शिक्षकों की विद्वता अत्यंत उच्च कोटि की होती थी, उनको समाज में अत्यंत सम्मानीय स्थान प्राप्त होता था। इसी के साथ साथ इनको समाज में जो वेतन तो इनको कम मिलता था, लेकिन समाज में इनको सभी स्थानों पर बड़ा आदर सम्मान दिया जाता था। अध्यापक जो थे वो छात्रों में श्रद्धा पाकर पूजनीय बन जाते थे। इसके साथ साथ छात्र गुरु के आदेशों का पालन भी किया करते थे, और पालन करते करते वो अनुशासित, विनम्र और सहनशील भी बन जाते थे। यानी जैसे कि जो छात्र थे वो अध्यापक की सानिध्य में रहते थे, तो अध्यापक के सानिध्य में उनके आदर्शों का पालन करते करते, अनुशासित होते होते वो विनम्र और सहनशील भी बन जाते थे। मदरसों के साथ छात्रावास होने से अध्यापक जो थे वो छात्रों के व्यक्तिगत संपर्क में रहते थे। इस संपर्क के कारण छात्र अपने उत्तरदायित्वों का पालन भी बड़े मनोयोग से किया करते थे। देखा जाए तो शिक्षक अपनी योग्यता और आदर्श व्यवहार से छात्रों पर अपनी अमिट छाप भी छोड़ा करते थे। परंतु मुस्लिम काल के अंतिम वर्षों में, जो आखिरी वर्ष हुए हैं, उनमें छात्र अध्यापक संबंधों की जो घनिष्ठता थी, यानी गुरुभक्त थी, वो लुप्त होती चली गई। क्योंकि इसका जीता जाता उदाहरण औरंगजेब है। औरंगजेब ने अपने भरे दरबार में अपने अध्यापक शाह सालेह का अपमान किया था। किसका अपमान किया था? शाह सालेह का अपमान किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने, जो औरंगजेब के अध्यापक हुआ करते थे, शाह सालेह, उनका उसने अपमान किया था। तो ये लास्ट समय में ये गुरु का अपमान भी इस मध्यकालीन शिक्षा में हुआ है। परीक्षा प्रणाली, जैसे कि वैदिक काल में और बौद्ध काल में आपको बताया कोई विधिवत तरीके से परीक्षा प्रणाली नहीं थी, उसी तरीके से मध्यकाल यानी मुस्लिम काल में भी जो परीक्षा प्रणाली थी वो औपचारिक परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी। मुस्लिम काल में शिक्षा की समाप्ति पर औपचारिक परीक्षा लेने का प्रचलन नहीं था। शिक्षक द्वारा ही छात्रों के ज्ञान को पर्याप्त समझने पर उसकी शिक्षा समाप्त कर दी जाती थी। छात्रों के द्वारा असाधारण ज्ञान व योग्यता का प्रदर्शन करने पर छात्रों को अध्यापकों के द्वारा 3 उपाधियां दी जाती थी। पहली उपाधि आपको पता होना चाहिए, ये उपाधि है कामिल, दूसरी है आलिम, तीसरी है फाजिल। यानी कालिम, आलिम, फाजिल, 3 उपाधियां दी जाती थी। आपको पता होना चाहिए, कालिम उपाधि जो होती थी ये साहित्य के लिए दी जाती थी। काहे के लिए दी जाती थी? साहित्य के लिए। कामिल उपाधि काहे के लिए दी जाती थी? साहित्य के लिए। साहित्य में पारंगत होने पर यह उपाधि दी जाती थी कामिल की। आलिम जो था, ये आलिम की उपाधि जो थी, धार्मिक शिक्षा के छात्रों को आलिम की उपाधि दी जाती, यानी धर्म की शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए ये आलिम उपाधि दी जाती थी। फाजिल जो था, ये उपाधि जो थी ये दर्शन साहित्य के लिए, दर्शन साहित्य के लिए फाजिल उपाधि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार ये उपाधियां दी जाती थी। इसके साथ साथ राज दरबारों में नौकरी प्राप्त करने के लिए छात्रों को राजा व उसके दरबारियों के समक्ष अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी पड़ती थी, यानी शास्त्रार्थ करना पड़ता था, अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ता था। ठीक है ना? तो इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली थी। फिर है अनुशासन और दंड, यानी अनुशासन तथा दंड किस प्रकार का था। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम काल में छात्र जो थे अत्यंत अनुशासित रहते थे। नैतिक व व्यवहारिक शिष्टाचार, विनयशीलता तथा आत्म अनुशासन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य हुआ करता था। दैनिक पाठ याद न करने पर, झूठ बोलने पर और आत्म अनुशासन के साथ साथ देखा जाए अनैतिक आचरण जब करते थे या अशिष्ट आचरण करने पर छात्रों को कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था। यहाँ पे क्या था? कठोर शारीरिक दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, कठोर दंड का प्रावधान था यहाँ पर। इसमें क्योंकि दंड के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्थायी नियम तो था नहीं, लिखित नियम तो था नहीं, इसलिए अध्यापक जो था वो बालकों को अपनी इच्छा के अनुसार दंड दिया करता था। यानी इसमें दंड में क्या था? बेत मारना,
कोड़े मारना, लात घूसे मारना, मुर्गा बनाना, उठक बैठक लगाना। मुर्गा बनाना समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? जो आज आधुनिक काल में भी चल रहा है ना मुर्गा बनाना, ये मध्यकाल की ही देन है। तो ये जो था उस समय मुस्लिम काल में ये दंड की व्यवस्था हुआ करती थी। अगला है नारी शिक्षा। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि मध्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बड़ी ही कम लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि ये शिक्षा केवल इस्लामिक लोगों के लिए ही शिक्षा व्यवस्था थी, क्योंकि ये ज्यादातर धार्मिक शिक्षा थी। और मुस्लिम काल में के दौरान देखा जाए महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पर्दा प्रथा के प्रचलन के चलते उस समय नारी शिक्षा का विकास नहीं हो सका, बहुत कम हुआ। कम आयु की लड़कियों को मकतबों में तो जाकर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का यानी प्राप्त करने का तो अधिकार था, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जो अमीर लोग थे वो अपने घरों में जो था मौलवी को बुला करके उनसे अध्ययन कार्य करवा लेते थे, यानी घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था की जा सकी थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो मध्यकाल में जो है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, नारी शिक्षा की उपेक्षा हुई है। अगला है व्यवसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक शिक्षा जो है देखा जाए मुस्लिम काल में ये बहुत ही अच्छी बात है कि ललित कला, हस्तकला तथा वास्तुकला जैसी व्यवसायिक शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन ये मुस्लिम काल की शिक्षा में दिया गया है। मुस्लिम काल में दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मलमल, हाथी दांत, पच्चीकारी आदि की कला कौशल संबंधी कार्य अत्यंत उच्च कोटि के किए जाते थे। यद्यप कलाओं की शिक्षा देने के लिए कोई औपचारिक शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, फिर भी इन कलाओं में दक्ष कारीगरों के साथ काम करते करते छात्रगण इन कलाओं के बारे में प्रशिक्षित हो जाया करते थे। मुस्लिम शासकों को अपने शासन की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध भी करना पड़ता था। लड़ाई लड़ते थे, नहीं लड़ते थे? तो इस समय युद्ध कलाओं में निपुण होने के लिए घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध संचालन और अस्त्र शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है ना? फिर है छात्रावास। अगला छात्रावास क्या था, छात्रावास के बारे में हम देखेंगे। तो छात्रावास मकतबों में पढ़ने के लिए जो छात्र जाते थे वो सुबह जाते थे, शाम को घर आ जाते थे, और मकतबों में जो छात्र थे वो पास पड़ोस के छात्र ही पढ़ने जाया करते थे। तो यहाँ पर तो छात्रावास की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो मदरसे थे उसमें उच्च क्लास की पढ़ाई होती थी, यानी ऊंचे स्तर की पढ़ाई होती थी, वहां पे दूर दूर से छात्र आया करते थे। तो ये मदरसों में छात्रावास की व्यवस्था होती थी, वहां पे छात्र रुकते थे और पढ़ने का जो है कार्य किया करते थे। इसके लिए इन मदरसों का खर्च उठाने के लिए जो था राज्य की तरफ से धनी नागरिकों के द्वारा बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान कर दी जाती थी, जिनकी आय से मदरसों व छात्रावासों का व्यय चलता था। वेदकालीन आश्रम तथा बौद्धकालीन मठों की तुलना में मुस्लिम कालीन जो छात्रावास थे उनका यानी छात्रों का भी देखा जाए और विद्यालय देखा जाए तो ये शहर के बाहर होते थे, यानी आबादी के बाहर होते थे, जबकि मध्यकाल में ये जो आवास थे, छात्रावास थे, ये आबादी के बीच में बनाए जाते थे तथा संरक्षकों के द्वारा छात्रों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान दिया जाता था। तो यानी ये जो थे ये आबादी के अंदर हुआ करते थे, जबकि वैदिक काल में और बौद्ध काल में आबादी से दूर हुआ करते थे। फिर है वित्त व्यवस्था, यानी किसी भी संस्थान को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए वित्त व्यवस्था यानी धन की व्यवस्था कैसे चलती थी ये भी जान लेना परम आवश्यक है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था में अपने पूर्ववर्ती युग की तुलना में किसी प्रकार का विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि देखा जाए वैदिक काल में और बौद्ध काल में भी राज्य के द्वारा नहीं बल्कि इधर उधर से ही सहयोग के माध्यम से इसका खर्च चलता था। तो शिक्षा के प्रति राजकीय प्रोत्साहन अनिश्चित रहने के कारण राज्य की सहायता का लगातार जो है मिलना संदेहास्पद रहता था। इस कारण आर्थिक अभाव में आधुनिक मुस्लिम शिक्षा जो है जो देखा जाए उस समय अनेक मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं बंद हो गई थी। धर्मश देखा जाए धर्मश या संकोचशील राजकीय सहायता, निजी दान, उपहार तथा कभी कभी प्राप्त होने वाले शुल्क आदि से शिक्षण संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था चला करती थी। अध्यापकों के वेतन मुस्लिम काल में देखा जाए वेतन बहुत कम थे। छात्रों के पोषण, भोजन की व्यवस्था, भवनों की देखभाल तथा हस्त लिपियों की रचना व
क्रय पर अधिक व्यय किया जाता था, यानी जो व्यय होता था वो इसी से किया जाता था। मुस्लिम काल में हस्तलिखित पुस्तकों पर किया जाने वाला व्यय अत्यधिक बढ़ गया था, क्योंकि इसमें हस्तलिखित जो पुस्तकें थी उनका बोलबाला हो गया था। लगभग 600 वर्षों तक, यानी जो इस्लामिक शिक्षा है, लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिम शिक्षा पद्धति भारत में खूब फली फूली। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं लुप्त होने लगी। यद्यपि आज भी कुछ मकतब या मदरसे मुस्लिम शिक्षा प्रदान करते हैं, फिर भी जीवन उपयोगी शिक्षा के क्षेत्र में इसका कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि मुस्लिम काल की शिक्षा ने भारतीय जीवन प्रणाली पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसका आभास आधुनिक समय में भी स्थान स्थान पर देखने को मिल जाता है। मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का एक अनोखा समन्वय थी। शिक्षा केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए ही नहीं थी, वरन छात्रों की भविष्य जो था वो भविष्य के लिए उनको तैयार करने के लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम काल में इतिहास लेखन का भी कार्य अपने चरम पे था। लगभग सभी मुस्लिम शासकों को आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी जीवनी को अपने काल के इतिहास में विस्तृत विवरण के साथ लिपिबद्ध कराया था। तो यानी देखा जाए तो इतिहास लिखने का उनमें बड़ा ही उत्साह हुआ करता था। मुस्लिम काल की सबसे बड़ी देन उर्दू भाषा की उत्पत्ति है। मुस्लिम काल में ही उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि पहले तो फारसी और अरबी भाषा का ही आधिपत्य था। परंतु इस्लाम धर्म व संस्कृति के प्रचार व प्रसार पर अत्यधिक बल देने से शिक्षा का रूप संकुचित रह गया, क्योंकि केवल ये धार्मिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते थे, इसलिए इसका जो स्वरूप था वो संकुचित रह गया था, रूप संकुचित हो गया था। मकतब मदरसों में अरबी फारसी भाषा के माध्यम से पढ़ाई होने से उसका आधिपत्य था। इस कारण अधिकांश छात्र छात्राएं क्या करते थे, इन भाषाओं को अरबी फारसी को सीखने में ही समय व्यतीत कर देते थे। पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं जो थी शिक्षा प्राप्ति के अवसर से वंचित रह जाती थी। इसके साथ साथ देखा जाए मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे वो इन शासकों के द्वारा प्राचीन हिंदू शिक्षा के अधिकांश शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया था। उसके उपरांत भी देखा जाए हिंदू शिक्षा की धारा अजस्र यानी अजेय रूप में प्रवाहित होती रही। हिंदुओं का सामाजिक संगठन कुछ इस प्रकार था कि मुस्लिम शासक अनेकानेक प्रयास के बावजूद भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से नष्ट करने में सफल नहीं हो सके। एक तरफ जहां मुसलमान भारत में मुस्लिम संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार करके भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, वहीं अनेक हिंदू जो साधु संत जो थे उन्होंने अपने प्राण से भारतीय संस्कृति के दीपक को प्रज्वलित करने के लिए निर्जन वनों में मुस्लिम आक्रमणों से दूर गांवों में जाकर के इस भारतीय शिक्षा के दीपक को जलाए रखा। प्रशासकों के प्रतिरोध के बावजूद भी हिंदू शिक्षा अपने विशेष सामाजिक संगठन, धनी नागरिकों की आर्थिक सहायता, इसके साथ साथ गुरुओं के त्याग और जनसाधारण के लगाव के कारण न केवल जीवित रही, वरन इस काल में अमर साहित्य को भी जन्म दिया। अमर साहित्य वो कौन सा है जानते हो? श्री रामचरितमानस, जो कि श्री राम के ऊपर बनाया गया, लिखा गया तुलसीदास कृत रामचरितमानस की रचना भी मध्यकाल में हुई है। कब हुई है? मध्यकाल में हुई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी मध्यकाल में कि श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा निर्मित है या लिखा गया है, उसकी रचना कब हुई थी? मध्यकाल में हुई थी। तो आपने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, अब इसको आप कॉपी पे लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जितना मैंने आपको बताया। तो मध्यकाल में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार चल रही थी, इसको आपने पढ़ लिया है। अब हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे मध्यकाल में जो है मुस्लिम शिक्षा की क्या कमियां थी। ठीक है, तो आज तक इतना ही। धन्यवाद।